नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जो दोस्तों जिसके शेयर की जो लिस्टिंग हुई थी, आईपीओ के लिस्टिंग हुई थी, वो 7% के डिस्काउंट पर हुई थी। लेकिन इसने एक साल के अंदर ही अपने निवेशकों को के जो पैसे थे उनको लगभग 2 गुना कर दिया था। लेकिन उसके बाद ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई से अब तक 20% से भी ज्यादा नीचे आ चुका है। ये शेयर है दोस्तों अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड का। आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में, कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीकनेस के बारे में, उसके फ्यूचर प्लान्स में क्या छुपा है वो जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी के शेयर प्राइस की जो टारगेट है, टारगेट प्राइस कहां पर सेट हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शेयर बाजार में पिछले 3 महीनों में भारी गिरावट का माहौल देखा जा रहा है। इस गिरावट के दौरान दोस्तों सारे नए जमाने के जितने भी शेयर है उनमें बिकवाली का दबाव बना हुआ है। चाहे वो पेटीएम हो, चाहे जोमेटो हो, या फिर ऐसी सारी कंपनीज है उसमें बिकवाली देखी जा रही है। ऐसे में इस कंपनी के शेयरों में भी ये दबाव देखा जा रहा है। और जनवरी से लेके अभी तक या फिर पिछले अपने 1109 रुपए के जो अपना टॉप लेवल है, इससे ये शेयर 20% नीचे लुढ़क गया है। वही पिछले 3 महीने जनवरी के बाद की बात करें तो इस शेयर में सिर्फ जनवरी से अभी तक 17% की गिरावट देखी गई है दोस्तों। हालांकि टॉप लेवल से इतना लुढ़कने के बावजूद भी ये शेयर जो है वो अपनी 555 की जो इश्यू प्राइस थी उससे करीब 64% ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहां मैं बता दूं कि इस शेयर की जो लिस्टिंग हुई थी दोस्तों वो पिछले साल मार्च महीने में हुई थी। इस शेयर के आईपीओ को अच्छा रिस्पांस मिला था, जबरदस्त रिस्पांस मिला था। और इसका जो इश्यू था वो 44 गुना 44 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था उस वक्त। अब सबसे पहले कंपनी के बिजनेस पर एक नजर डाल लेते हैं। ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के मैन्युफैक्चरिंग और सेल का काम करती है दोस्तों। इसका मार्केट सिर्फ डोमेस्टिक ही नहीं है बल्कि ये कंपनी एक्सपोर्ट, बाकी कंट्रीज में एक्सपोर्ट का भी काम करती है। वो एक्सपोर्ट पर भी इसका काफी फोकस है। की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं तो इस कंपनी का जो मेजर रिवेन्यू है, लगभग 92% का रिवेन्यू वो लाइफ साइंस स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट से जनरेट होता है। इस वर्टिकल की स्पेसिफिकली बात कर ले तो इसके अंडर कंपनी अलग अलग स्पेशलिटी केमिकल्स ऑफर करती है, जिनकी मेन कैटेगरीज अगर हम बात करें तो पहली कैटेगरी है दोस्तों एग्रोकेमिकल्स। एग्रोकेमिकल्स की कैटेगरी के अंडर इनके इंसेक्टिसाइड्स आते हैं, फंजीसाइड्स आते हैं, हर्बिसाइड्स आते हैं और उसके साथ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर शामिल होते हैं इस कैटेगरी के अंडर। दूसरी कैटेगरी है दोस्तों पर्सनल केयर। इस कैटेगरी की बात कर ले तो इसके अंदर जो है एंटीबैक्टीरियल एंड अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन इंटरमीडिएट्स और इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं। और लास्ट या तीसरी कैटेगरी है इनकी फार्मास्यूटिकल्स की। इसके अंडर ये एपीआईज के लिए जो इंटरमीडिएट लगते हैं या फिर की स्टार्टिंग मटेरियल्स लगते हैं उनको डेवलप करने का काम ये कंपनी करती है। कंपनी का दूसरा वर्टिकल है दोस्तों जिससे इसका 8% का रेवेन्यू जनरेट होता है, वो है अदर स्पेशलिटी केमिकल्स का। इस वर्टिकल के अंडर कंपनी जो है वो स्पेशल पिगमेंट्स, स्पेशल डाइज, पॉलीमर एडिटिव्स के मैन्युफैक्चर और सेल का काम करती है। अब एक नजर डाल लेते हैं कंपनी के क्लाइंट प्रोफाइल पर। कंपनी के पास ग्लोबली, जैसा मैंने बताया कि ये एक्सपोर्ट भी करती है, तो कंपनी के पास ग्लोबली 65 क्लाइंट्स का स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो अवेलेबल है, जिनमें से 18 जो कंपनीज है या 18 जो क्लाइंट्स है दोस्तों वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस है। अगर क्लाइंट्स की बात कर ले तो कंपनी के टॉप 10 कस्टमर्स जो है, टॉप 10 क्लाइंट जो है वही इस कंपनी का 81% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इसके प्रमुख क्लाइंट्स का अगर नाम देखेंगे तो काफी जबरदस्त है। इसमें सिंजेंटा है, एडामा है, सुमिटोमो केमिकल्स है दोस्तों, यूपीएल भी है। ऐसी काफी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके टॉप ग्राहक में, टॉप क्लाइंट्स में शामिल है। इस एक नजर डाल लेते कंपनी के जियोग्राफिकल रिवेन्यू ब्रेकअप पर, क्योंकि आजकल जो आजकल जो यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है उसके हिसाब से हमें यह भी देखना पड़ता है कि यूरोप में इसका कितना रिवेन्यू जनरेट होता है। तो चलिए जानते हैं जियोग्राफिकल रिवेन्यू ब्रेकअप के बारे में। 2021 के आंकड़ों के अनुसार अगर देखें तो कंपनी का जो रिवेन्यू ब्रेकअप है वो काफी फैला हुआ है। भारत से कंपनी का सिर्फ 42% रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके बाद यूरोप में 28%, जापान में 15%, सिंगापुर से 10%, चाइना 4% और बाकी जो कंट्री है उससे 1% का रिवेन्यू जनरेट होता है। वो रिवेन्यू कंट्रीब्यूशन में इसका ये हिस्सा है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिए
और ऑल ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए शेयर्स की जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, आपके तक पहुंचाता रहूंगा। अब जल्दी से नजर डाल लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़ों पर। चलिए नजर डाल लेते हैं अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड के फाइनेंशियल आंकड़ों पर। अगर आज का क्लोजिंग प्राइस देखें दोस्तों, तो काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। जहां मार्केट डाउन गया है, वहीं इस शेयर ने 6% से ज्यादा की बढ़ोतरी दिखाई है और आज ये 909 रुपए पर बंद हुआ है। आइए नजर डालते हैं कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन पर। अगर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 9,160 करोड़ रुपए का है। इसके 52 वीक का हाई जो है वो 1108 रुपए है दोस्तों, और 52 वीक का लो जो है वो 472 रुपए का है। स्टॉक का पी जो है वो 71.6 है। आरओसी 9.98 लगभग 10 का है, और साथ ही आरओई जो है वो 6.47 का है, 47 का है। और इसका डिविडेंड यील्ड थोड़ा सा कम है दोस्तों, 0.06% इसका डिविडेंड यील्ड है। चलिए नजर डाल लेते हैं कंपनी के पिछले एक साल के परफॉर्मेंस पर। जैसा कि मैंने बताया कि इस कंपनी की जो आईपीओ है उसकी लिस्टिंग पिछले मार्च महीने में ही हुई थी, तो एक साल से ज़्यादा के आंकड़े अवेलेबल भी नहीं है कंपनी का एटलीस्ट। तो कंपनी की जो लिस्टिंग प्राइस थी वो लगभग 500 रुपए के करीब थी। 555 इसका इशू प्राइस था। जैसा कि मैंने बताया कि ये 7% के डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ, तो 526 के करीब इसकी लिस्टिंग प्राइस थी दोस्तों। और वहां से देखिए, अगर एक नज़र डाल ले तो लगभग 1100 रुपये इसका हाई लेवल है, 52 वीक टॉप लेवल है। तो पिछले एक साल में कंपनी ने अपने निवेशकों के पैसों को लगभग 2 गुना कर दिया था। साथ ही अगर देखें तो जनवरी से जनवरी में इसका टॉप था, पूरा जनवरी ये टॉप पे रहा, लेकिन जनवरी के बाद से पिछले 2 महीनों में इसमें काफ़ी डाउन ट्रेंड देखा गया है। और एक बार तो ये 781 780 की लेवल छू गया, लेकिन उसके बाद कंपनी ने शार्पली रिकवरी दिखाई है और आज ये जाके 909 रुपए पर बंद हुआ है इसका शेयर। आज के एक दिन में ही, जैसा कि हमने देखा कि आज के एक दिन में ही इसका शेयर जो है वो 6% अब जा चुका है। पिछले 3 महीने की एक नज़र डाल लेते हैं 3 महीने में, क्योंकि मार्केट काफ़ी डाउन जा चुका है दिसंबर के बाद। तो यहाँ पर भी देखिए 850 रुपये से ये 909 रुपये पर है। इसी बीच इसने अपना 52 वीक हाई भी बनाया है। अब जल्दी से कंपनी के प्लस पॉजिटिव निगेटिव पर नज़र डाल लेते हैं। अगर देखेंगे कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स, तो कंपनी का जो कर्जा है वो कम हुआ है। उसके साथ ही कंपनी का जो क्वार्टर है वो अच्छा जाने की संभावना है। कंपनी की जो बुक वैल्यू के 55.57 टाइम्स ये ट्रेड कर रहा है स्टॉक, लेकिन रीजनेबल है दोस्तों, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। और अगर अगला निगेटिव पॉइंट देखें तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 8.17% का है लास्ट 3 ईयर्स में। आइए आगे की नज़र डाल लेते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर। यहाँ पर हम देखेंगे दिसंबर 2020 के आंकड़े, उसके बाद सितंबर 2021 और दिसंबर 2021 के आंकड़े, और कंपैरिजन कर लेंगे। तो दिसंबर 2020 में जहां कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 21 करोड़ था, वो बढ़कर सितंबर 2021 में 36 करोड़ रुपए हो गया, और दिसंबर 2021 में ये 38 करोड़ रुपए हो गया। तो अगर मैं देखूं तो लगभग 80 से 90% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 21 करोड़ से 38 करोड़। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर एक नज़र डाल लेते हैं। इससे हमें कंपनी के पिछले कुछ सालों का परफॉर्मेंस समझ में आ जाता है। अगर मैं देख पा रहा हूँ सही से, तो मार्च 2017 में जहां कंपनी का जो प्रॉफिट था 35 करोड़ था, उसके बाद 39 करोड़, 50 करोड़, 53 करोड़, 70 करोड़, और पिछले एक साल में 128 करोड़। तो ये जो ग्राफ है दोस्तों, ये कंटिन्यूअस अप ही जा रहा है। इनका जो प्रदर्शन है वो सुधरता ही जा रहा है, अच्छा होता जा रहा है दिन ब दिन। मार्च 2020 का स्पेशली मैं देखना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर कोरोना के वजह से काफ़ी कंपनीज को प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन इस कंपनी के प्रॉफिट पर इसका इतना ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला है। साथ ही सेल्स के आंकड़ों की बात कर ले तो सेल्स के आंकड़े भी इनके अगर मार्च 2011 से ही देख ले तो कंटिन्यूअस इनमें ग्रोथ देखी जा रही है सेल्स के आंकड़ों में। अगर देखिए तो 107 करोड़, 228 करोड़, 273 करोड़, 288 करोड़। इसके बाद ये यहाँ पर सेल्स ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी 288 करोड़, 343, 502 करोड़, 529 करोड़, और अब जाके लगभग 1020 करोड़ इनका टोटल सेल रहा है पिछले एक साल में। तो बहुत ही अच्छे आंकड़े दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। देखते हैं इनको परसेंटेज में।
अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें दोस्तों तो 10 साल के लिए 22% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रहा है, 5 साल के लिए 23%। पिछले 3 साल कंपनी के लिए काफ़ी अच्छे गए दोस्तों, जहां पर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो रहा है 3 साल के लिए 33% और 1 साल के लिए 47% रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ के भी आंकड़े भी काफ़ी शानदार है दोस्तों। 3 साल का आंकड़ा अगर देखें तो 22% का इसका प्रॉफिट ग्रोथ है, और उसके साथ ही पिछले 1 साल का जो है वो 120% इनका प्रॉफिट ग्रोथ है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 2 गुना हो चुका है लगभग प्रॉफिट इनका। अब स्टॉक प्राइस सीएजीआर के आंकड़े तो अभी अवेलेबल नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर ले तो रिटर्न ऑन इक्विटी इनका एवरेज रहा है, जैसा कि हमने कॉन्स में भी देखा निगेटिव पॉइंट्स में कि इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो उसका एवरेज जो है वो 8.17% है। तो वो यहाँ पे भी साफ दिखाई दे रहा है आपको कि 986 ये इनका ROE है पिछले कुछ सालों के लिए। अब एक नज़र डाल लेते हैं एफआईआई के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। अगर देखें तो पिछले 4 तिमाही के आंकड़े हमारे पास अवेलेबल है, तो 5.74, 6.16, फिर 5.87 और अब 5.73। तो दिसंबर तिमाही में जो एफआईआई है उनका स्टेक जरूर थोड़ा सा कम हुआ है अगर कंपेयर करें जून क्वार्टर से और सितंबर क्वार्टर से। लेकिन तो ये थे कंपनी के फाइनेंशियल ग्रोथ के आंकड़े। अब नजर डाल लेते हैं कंपनी के फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स पर। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की बात कर लेते हैं कंपनी की। अगर अभी की बात करें तो कंपनी लगभग 27,000 MTPA से स्पेशल केमिकल्स निर्माण कर सकती है, उसकी निर्माण करने की क्षमता है, और इसके 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अभी फिलहाल ऑपरेट कर रहे हैं। अगर पिछले 3 साल की बात की जाए दोस्तों, तो पिछले 3 वर्षों में इस कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसको 2 गुना कर दिया है। इसकी सारी की सारी 6 इकाइयां जो है वो गुजरात राज्य के सूरत और भरूच में सिचुएटेड है, लोकेटेड है दोस्तों। नजर डाल लेते कंपनी के R&D कैपेबिलिटीज पर, क्योंकि केमिकल सेक्टर की कंपनी के लिए R&D कैपेबिलिटीज का बहुत ज्यादा महत्व होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो इस कंपनी के पास प्रोसेस डेवलपमेंट, प्रोसेस इनोवेशन, न्यू केमिकल स्क्रीनिंग और इंजीनियरिंग में लगी हुई अपनी 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इन हाउस R&D सुविधाएं, R&D फैसिलिटीज अवेलेबल है। ये फैसिलिटीज जो है दोस्तों वो DSIR द्वारा अप्रूव्ड है, और इसमें 55 साइंटिस्ट की एक तगड़ी टीम ऑपरेट करती है इन सुविधाओं को। अगर पिछले साल की कंपनी का कुल कारोबार जितना था उसकी तुलना में इनका R&D का जो खर्चा था दोस्तों वो 0.5% का था। तो ओवरऑल कंपनी के पास फ्यूचर के लिए एग्रेसिव प्लान है और कंपनी इस पर काम भी कर रही है। साथ ही कंपनी के R&D डिपार्टमेंट भी स्ट्रांग नजर आ रहा है। आइए अब जान लेते हैं कि कंपनी के या फिर इसके शेयर की टारगेट प्राइस कहां तक जा सकती है। तो कंपनी के पास परफॉर्मेंस को देखकर और कंपनी के फ्यूचर प्लान्स की बात अगर कर ले दोस्तों, तो एक बात तो समझ में आ रही है कि कंपनी एक एग्रेसिव प्लान पर काम कर रही है, उसको लेकर आगे बढ़ रही है। कंपनी का दिसंबर 2021 के आंकड़ों में इसकी झलक आपको दिख सकती है, जहां पर इनका प्रॉफिट काफी अच्छा दिखाया जा रहा है। इसके अलावा कोविड की रिस्ट्रिक्शंस अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, भारतीय बाजारों में चहल पहल फिर से लौट आई है। इसका भी फायदा हर एक कंपनी को मिल सकता है, तो इन्हें भी मिलेगा, जरूर मिलेगा। हमारा मानना है कि ये सारे फैक्टर जो है आगे बढ़ के कंपनी के जो शेयर है उसमें उसके भाव की बढ़ोतरी या रेट की बढ़ोतरी के लिए मुख्य ट्रिगर का काम करेंगे दोस्तों। तो ओवरऑल दमदार आउटलुक, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, एग्रेसिव फ्यूचर प्लान्स, ओवरऑल हालात और बीते एक साल में या फिर पिछले कुछ महीनों में इसके शानदार रिटर्न के बाद ये कंपनी के शेयर जो है उस पर बुलिश सेंटीमेंट जारी रह सकता है। इस हिसाब से लॉन्ग टर्म में मौजूदा प्राइस के हिसाब से इस शेयर में 25 से 30% की बढ़ोतरी देखी जा सकती है, और ये शेयर मेरे हिसाब से 1200 रुपए की लेवल छू सकता है बहुत ही जल्द। अगर आपके मन में इस स्टॉक को लेकर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं जरूर आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके काम आएगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए शेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।